हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के बारे में बात करेंगे क्योंकि पीसीएसजे के फॉर्म आ चुके हैं और 6 जनवरी लास्ट डेट है। तो हम देखते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम। यह 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। टीपीए में कुल 8 अध्याय और 137 धाराएं हैं। तो सीधी सी बात है, जनरल जानकारी होती है कि 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें कुल अध्याय 8 हैं और 137 धाराएं होती हैं। सामान्यतः जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यह चल और अचल संपत्तियों पर लागू होता है। तो हम देखते हैं कि चल संपत्तियां कौन सी होती हैं और अचल संपत्तियां कौन सी होती हैं। ऐसी संपत्ति जिसकी गुणवत्ता कोई भी परिवर्तन किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए निजी संपत्ति, घास, फसल, वाहन, किताबें, खड़ी लकड़ियाँ इत्यादि। इसका मतलब ये है कि ऐसी संपत्ति जो ऐसे गुण या क्षमता रखती हैं जिन्हें बिना परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, चल संपत्तियाँ कहलाती हैं। अब इसी तरीके से हम अचल संपत्ति को देख लेते हैं। ऐसी संपत्ति जिससे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जिसे बदलने या नष्ट करने के बाद ही स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता जब तक कि उसके रूप में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता या फिर उसे नष्ट नहीं कर दिया जाता। ऐसी संपत्तियां अचल संपत्तियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे अचल संपत्ति, मकान, संपत्ति का अधिकार, तालाब, जमीन, जमीन से जुड़ी चीज़ें इत्यादि अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। अब हम देख लेते हैं कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति में मेन डिफरेंस होता है वह क्या होता है। चल संपत्ति की सुपुर्दगी मात्र से ही ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और चल संपत्ति का पंजीकरण अधिनियम, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत कराना एक वैकल्पिक है। मतलब यह है कि जब हम किसी चल संपत्ति को किसी को दे देते हैं तो देने के मात्र से ही ये माना जाता है कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके लिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होता है और आप चाहें तो करा भी सकते हैं। जबकि अचल संपत्ति की सुपुर्दगी मात्र पर्याप्त नहीं होती है। इसके हस्तांतरण के बाद अंतरिति के नाम पंजीकृत कराना होता है और यह आवश्यक होता है, जो कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत अनिवार्य है। बशर्ते कि अचल जो संपत्ति है वह 100 रुपये से अधिक मूल्य की होनी चाहिए। यदि संपत्ति 100 रुपये से अधिक मूल्य की है तो उसका पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के आवश्यक तत्व। क्या ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो पंजीकरण अधिनियम को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक हैं। संपत्ति हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति स्वस्थ चित्त होना चाहिए और कानून के रूप में योग्य व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पागल हो, दिवालिया हो या फिर जिसको संपत्ति अंतरण करने का अधिकार ना हो, ऐसा व्यक्ति संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता और वह कानूनी रूप से भी इतनी योग्यता रखता हो कि वह संपत्ति को हस्तांतरित कर सके। नंबर 2, संपत्ति का हस्तांतरण शीर्षक से पहले नहीं किया जाना चाहिए और परिवहन चाहे वर्तमान में किया जा सकता है या भविष्य में प्रयोग करने का निर्णय लिया जा सकता है। तो जो शीर्षक है उससे पहले संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। और हाँ, इसमें कंडीशन ये भी है कि जो संपत्ति का परिवहन है, उसका प्रयोग है, वह या तो वर्तमान में किया जा सकता है या भविष्य में किए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। संपत्ति हस्तांतरणीय होनी चाहिए और वह संपत्ति जो हस्तांतरणीय हैं। अब हम देखेंगे ऐसी संपत्तियां जो अहस्तांतरणीय संपत्ति, ऐसी संपत्तियां जिनमें मुकदमा करने का अधिकार होता है। मतलब कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसमें मुकदमा करने का अधिकार है वह हस्तांतरित नहीं की जा सकती जब तक कि कोर्ट द्वारा वह पूरी फाइनल नहीं हो जाती, कोर्ट द्वारा उस पर डिक्री पारित नहीं कर दी जाती। भविष्य में संपत्ति के रखरखाव का अधिकार, यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि भविष्य में किसी संपत्ति के रखरखाव के अधिकार को हस्तांतरित किया जाए तो यह भी कानूनी रूप से संभव नहीं है। वायुसेना, नौसेना, राजनीतिक कैदियों, सिविल पेंशन भोगियों का वजीफा। अब हम कह सकते हैं कि वजीफा और पेंशन जो भी होती हैं वह भी हस्तांतरणीय नहीं होती। कोई कहे कि किसी के दादा को पेंशन मिल रही है और वो पेंशन उसके नाती को ट्रांसफ़र कर दी जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। किसी संपत्ति के उत्तराधिकारी की संभावना, अब किसी संपत्ति पर कोई उत्तराधिकारी है और उसको भी वो भी कोई उत्तराधिकारी इस पर नियत करना चाहता है तो संपत्ति अंतरण अधिनियम इसकी भी अनुमति नहीं देता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको हमने नोट्स करके नहीं नोट डाउन किया है। हम देखते हैं क्या है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का अध्याय मॉमडन विधि पर लागू, मतलब किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालता है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम का कौन सा अध्याय
मुस्लिम विधि पर प्रभाव नहीं डालता है, या फिर संपत्ति अंतरण अधिनियम का अध्याय 2 किस विधि पर प्रभाव नहीं डालता है। तो यहाँ मोमडन विधि है और अध्याय 2 है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हस्तांतरणीय संपत्ति के जो मैटर है उसी को हम तथ्यों को हम आगे पढ़ेंगे। किसी अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण की अनुमति नहीं होती। देखिए यदि किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो ऐसे बच्चे को संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट यह कहती है कि ऐसे बच्चे के लिए संपत्ति का डायरेक्ट हस्तांतरण नहीं किया जाता। यदि इसके लिए कोई लीगल प्रतिनिधि हायर होता है तो पहले उसके नाम पर संपत्ति करी जाएगी, और जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है तो बाद में उसके नाम पर संपत्ति हस्तांतरित कर दी जाती है। संपत्ति का हस्तांतरण किसी जीवित व्यक्ति के जीवन काल में होना चाहिए और हस्तांतरण में शाश्वत नियम का पालन नहीं किया जाना चाहिए। जो संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है तो वह एक व्यक्ति के जीवन काल में ही किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती, और इसमें किसी भी प्रकार के शाश्वत नियम का पालन नहीं किया जा सकता। विधिक नियम का पालन किया जाएगा, शाश्वत नियम का पालन नहीं किया जाएगा। और विधिक नियम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत ही फॉलो किया जाएगा। संपत्ति का हस्तांतरण मौखिक समझौते के माध्यम से किया जा सकता है उन मामलों को छोड़कर जहां लिखित समझौते की आवश्यकता है। देखिए अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिसका लिखित माध्यम से समझौता किया जा सकता है तो उनको हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनको छोड़कर जो है मौखिक समझौता किया जा सकता है। हम देखते हैं चल संपत्ति की बिक्री जिसका मूल्य 100 रुपये से अधिक हो, ऐसी संपत्तियों का जो है मौखिक समझौता नहीं किया जा सकता। कार्रवाई योग्य दावे, इनका भी मौखिक समझौता नहीं किया जा सकता। अचल संपत्ति का पट्टा जो 1 वर्ष से अधिक का है, एक उपहार जो अचल संपत्ति के रूप में है। तो ये हुआ हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम के संबंध में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आगे की धाराएं हम आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट प्लीज़।